हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मनी ट्रायंगल पर। और आज जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा, हम लोग बात करने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर के निवेशकों के लिए। आज की जो वीडियो रहेगी वो डेडिकेटेडली बैंकिंग सेक्टर के लिए है। और पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों से इस विषय पर बात करना चाह रहा था, और मेरी इच्छा जो है वो और बढ़ गई जब कल मैंने ICICI बैंक के रिजल्ट्स को एनालाइज़ किया। उसके बाद से मेरी ये इच्छा थी एक वीडियो बना करके आप लोगों को इस विषय पर एक बातचीत की जाए। देखिए, यूट्यूब पर अभी तक इस विषय पे किसी को भी मैंने चर्चा करते हुए नहीं सुना है, ना ही आप न्यूज़ चैनल्स पे इस विषय के बारे में चर्चा को सुनेंगे। लेकिन ये टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो जो लोग इस वीडियो पर या इस चैनल पर नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के जो दो दिग्गज बैंक्स हैं, HDFC बैंक और ICICI बैंक, इन दोनों के रिजल्ट्स अभी अभी हाल ही में पिछले हफ्ते डिक्लेयर हुए हैं। और ICICI बैंक के रिज़ल्ट्स के बाद में मेरे अंदर की जो इंट्रिंसिक फीलिंग थी वो कहीं ना कहीं उसकी पुष्टि होते हुए नज़र आई। इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों से इस विषय पर बातचीत की जाए। चलिए, वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा और HDFC बैंक के रिज़ल्ट्स के बारे में थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने HDFC बैंक के रिज़ल्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। फ्रेंड्स, ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो आपको 18% की बढ़ोतरी प्रॉफिट्स में देखने को मिलेगी HDFC बैंक में। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बैंक्स के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स चेक करेंगे तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आपको मार्जिनली बढ़ते हुए नजर आएंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के फिगर्स को चेक करेंगे तो पिछले क्वार्टर में ये फिगर 15,186 करोड़ था, और इस क्वार्टर में ये बढ़कर 15,523 करोड़ के आसपास आपको नज़र आ रहा होगा। सो यहाँ पर एक मार्जिनल इम्प्रूवमेंट है लगभग 2.25% का। इसी के साथ साथ अगर इंटरेस्ट अर्न, जो कि बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है बैंक की इनकम का, उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो कंपोनेंट भी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30,080 करोड़ रुपए से बढ़ करके 30,423 करोड़ रुपए पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी हमें मार्जिनली 1.15% के आसपास की एक इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है HDFC बैंक के रिजल्ट्स में देखने वाला, वो पॉइंट है इनकी प्रोविजनिंग। देखिए, लास्ट क्वार्टर में इनकी प्रोविजनिंग का जो फिगर था वो 3,414 करोड़ था, और इस क्वार्टर में इसे बढ़ाकर 4,693 करोड़ तक की प्रोविजनिंग जो है कर दी गई है। यानी प्रोविजनिंग में एक बड़ा जंप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा गया है। लगभग 37.5% की प्रोविजनिंग जो है HDFC बैंक में बढ़ गई है। और दूसरी जो चौंकाने वाली बात सामने आई है HDFC बैंक की मैनेजमेंट के द्वारा, उनके द्वारा एक फंड रेजिंग का प्लान भी है जो सामने लाया गया है कि अगले 12 महीनों में बैंक जो है 50,000 करोड़ रुपए मार्केट से जो है जुटाने वाला है लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के थ्रू। सो ये वाली बात भी जब हम इन दोनों कड़ियों को जोड़कर देखते हैं, प्रोविजनिंग प्लस ये फंड रेजिंग, सो यहाँ पे एक डाउट क्रिएट होता है कि फ्रेंड्स, ये प्रोविजनिंग क्यों बढ़ती जा रही है। और दूसरा, एक रिटेल सेक्टर ओरिएंटेड बैंक होते हुए HDFC बैंक में इतनी बड़ी प्रोविजनिंग का आंकड़ा, और साथ ही साथ एक बड़े फंड की रिक्वायरमेंट, ये दोनों चीज़ों को अगर आप जोड़ करके देखेंगे तो आपको शायद अंदेशा हो जाएगा इस बात का कि कहीं ना कहीं ये प्रोविजनिंग के फिगर्स जो है ये अगले 12 महीनों में कोविड के चलते बहुत बढ़ने वाले हैं, और बैंक की मैनेजमेंट को भी इसका अंदेशा है, और इसी के चलते बैंक जो है एक बड़ी फंड रेजिंग करना चाह रहा है। लेकिन ये फंड रेजिंग जो है बैंक अपनी ग्रोथ में इस पैसे को यूटिलाइज ना करते हुए, अगर इस पैसे को बैंक प्रोविजनिंग में यूटिलाइज करना चाहता है, सो हम लोगों के लिए, आई मीन जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन बॉन्ड्स में जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, भले ही हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टेड रहें या डायरेक्टली इन्वेस्टेड रहें, सो उनके लिए एक बड़ी निराशाजनक बात हो सकती है। देखिए, हम कोई भी अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं हम अपना, तो हम चाहते हैं कि एक अच्छी रेट से हमारा पैसा जो है ग्रो करे। बट अगर बैंक उसी पैसे को प्रोविजनिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहता है तो इट्स सिंपली वेस्टेज ऑफ आवर हार्ड अर्न मनी। सो ये पैसा जो है बैंक अगर प्रोविजनिंग के लिए यूज़ कर रहा है तो ये बहुत ही गलत चीज़ है मेरे हिसाब से, और हमें इससे बचना चाहिए।
दूसरी जो बात है कि कोविड के चलते सभी बिजनेसेस वगैरह जो है लॉकडाउन में चले गए हैं। क्रेडिट ऑफ टेक जो है बैंक्स की तरफ से फॉर्मल सेक्टर्स को लगभग ना के बराबर है। डिमांड पूरी स्लोडाउन में चली गई है। सो इतनी डिमांड ना रहने के बाद भी अगर बैंक इतने ह्यूज फंड्स जुटाना चाह रहा है 50,000 करोड़ तक के, सो आप सोच सकते हैं कि चिंताएं जो है किस हद तक आगे आने वाले समय में बैंक के लिए बढ़ सकती हैं। और निश्चित रूप से बैंक भी कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी निवेशकों के लिए बजते हुए दिखाई दे रही है इस बैंक के अंदर। दूसरा, अगर आप ICICI बैंक के रिजल्ट्स भी देखेंगे तो सेम चीज़ आपको वहाँ भी नज़र आएगी। 1,000 करोड़ की प्रोविजनिंग, एडिशनल प्रोविजनिंग इस क्वार्टर में भी की गई है और टोटल प्रोविजनिंग लगभग 7,500 करोड़ के आसपास ICICI बैंक की टोटल प्रोविजनिंग फिगर्स जो है हमारे सामने आ चुके हैं। यहाँ पर ICICI बैंक भी एक बड़ी फंड रेजिंग के बारे में बात कर रहा है। लगभग 20,000 करोड़ की एक बड़ी फंड रेजिंग ICICI बैंक के द्वारा भी की जा रही है। सो ये दोनों चीज़ें इन दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, बड़े जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जो लीडर्स हैं इस पब्लिक सेक्टर बैंकिंग सेक्टर के, उन लीडर्स के द्वारा एक बड़ी फंड रेजिंग और लगातार बढ़ती हुई प्रोविजनिंग, ये एक निश्चित रूप से एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर रही है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। न सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के अंदर बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी ये एक अलार्मिंग सिचुएशन जो है जनरेट हो रही है और हमें इसको अच्छे से एनालाइज करना होगा। आप सोचिए, अगर लीडर बैंक्स जो प्राइवेट सेक्टर बैंक के 2 लीडर दिग्गज बैंक्स हैं, अगर उनमें इतनी प्रोविजनिंग के आंकड़े बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं तो छोटे बैंक्स की क्या हालत होगी जब हम रिजल्ट देखेंगे येस बैंक की, जो कि 30 अप्रैल को आने वाले हैं। क्या हालत होगी इंडसइंड बैंक की, क्या हालत होगी एक्सिस बैंक की। सो लगातार जो है ये प्रोविजनिंग के आंकड़े सभी बैंक्स में हमें बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा रिस्क जो है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। सो निवेशकों को सलाह यही रहेगी कि अपने पोर्टफोलियोज़ को एक बार आप रिविजिट करें, रिव्यू करें अपने पोर्टफोलियो का, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इस विषय में ज़रूर सलाह लें। क्योंकि देखिए, इससे पहले भी RBI गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने भी बार बार इस विषय के ऊपर जोर देते हुए कहा था कि बैंकों के जो NPAs हैं वो अगले 12 महीने में हमें 15% तक बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। सो अगर इन बैंक्स के NPAs जो अभी 3 से 4% की श्रेणी में है, वो अगर 15% तक बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़े फंड की रिक्वायरमेंट बैंकिंग सेक्टर को रहेगी और ये बड़े फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो ग्रोथ के लिए ये पैसा यूटिलाइज़ नहीं होने वाला है, बल्कि प्रोविजनिंग के लिए ये पैसा यूटिलाइज़ करने वाले हैं ये बैंक्स। सो निश्चित रूप से आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ की उम्मीद नहीं है। आने वाले समय में देखना होगा कि गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं, उनकी प्रोविजनिंग किस तरह से सामने आती है। स्पेशली SBI, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक जैसे जो बैंक्स हैं, वहाँ कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स कितनी बढ़ते हुए नज़र आएंगी। और देखिए, कारण ये है कि कोरोना के चलते अब रिटेल सेक्टर भी जो है डिफ़ॉल्ट करना शुरू हो गया है। जो बैंक्स अभी तक रिटेल ओरिएंटेड बैंक्स थी, रिटेल लोन्स को सबसे कम या सबसे छोटे रिस्क कैटेगरी में अभी तक माना जा रहा था, वो रिटेल सेक्टर भी जो है अभी स्लिपेजेस का कारण बनते जा रहा है धीरे धीरे कोरोना के चलते। और क्योंकि छोटे छोटे बिजनेस, छोटी जो लोगों के छोटे छोटे धंधे हैं वो कोरोना के चलते, लॉकडाउन्स के चलते चौपट होते जा रहे हैं। इसकी वजह से भी MSME सेक्टर समझिए आप, या जो लोगों की जॉब्स जो जा रही हैं, इसकी वजह से लोगों के जो डिफ़ॉल्ट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। और रिकवरी एजेंट्स से अगर आप बात करेंगे, सो रिकवरी एजेंट्स भी, जो बैंक के रिकवरी एजेंट्स हैं, वो भी आपको इस बात की पुष्टि करते हुए नजर आएंगे कि अब रिकवरी जो है रिटेल लोन्स की भी बहुत ही मुश्किल होती जा रही है। सो फ्रेंड्स, निश्चित रूप से एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मैंने ये वीडियो आप लोगों को डराने के उद्देश्य से बिल्कुल नहीं बनाया है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को देखकर सचेत हो जाएं और अपने निवेश को एक बार फिर से रिव्यू करें बैंकिंग सेक्टर के अंदर स्पेशली, और थोड़ा रिस्क अपना, अगर आप बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं है तो रिस्क को आप थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर में स्पेशली कम करें। जून क्वार्टर के बाद जो अगला क्वार्टर आने वाला है Q1 FY22 का,
उस Q1 के बाद में परिस्थितियाँ काफ़ी हद तक हमें साफ होते हुए नज़र आएंगी। प्रोविजंस के आंकड़े आने वाले समय में कितने बढ़ते हैं वो वहाँ एक समीक्षा की जा सकती है इस विषय पर कि किस तरह से आगे जो है इनकी स्थिति सुधरते हुए नज़र आती है या और बिगड़ते हुए नज़र आती है। वहाँ एक स्थिति साफ होते हुए नज़र आ सकती है हमें। लेकिन तब तक के लिए बैंकिंग सेक्टर के निवेशकों को मेरी सलाह रहेगी कि आप इससे दूरी बनाए रखें और कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।